Hello, welcome back to another lecture on free electron gas model. Last time, when we talked about some properties of free electron gas model, तब हमने डिस्कस ये किया था कि इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो हम इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में उसको स्टडी करेंगे। जो उसकी सक्सेस थी, मतलब जिसमें हमने ये कहा था कि मेटल्स जो हैं ओपेक क्यों होते हैं, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल ने एक्सप्लेन किया था, वो हम स्टडी करेंगे। मेटल्स लस्टरिंग और उसके अलावा वाइडमैन फ्रांस लॉ था और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मोडाइनमिक्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द ओपेसिटी ऑफ मेटल्स। अगर हम ओपेसिटी, इफ वी टॉक अबाउट द वर्ड ओपेसिटी, ओपेसिटी का मतलब ये है कि लाइक आप ये कह लें कि कोई मेटल आप देखते हैं तो मेटल आर नॉट लाइक कि हम उनके आर पार देख सकें। तो इस प्रॉपर्टी की ये क्या प्रॉपर्टी है, इसको हम फिजिकली मतलब पढ़ते हैं फिजिक्स में। अब इसमें होता ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक मेटल का ना पीस है, कोई मेरे पास ये एक मेटल का पीस है। अब इस मेटल के पीस में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जिस तरह हम फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल पढ़ रहे हैं तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। लेट्स सपोज ये इस तरह फ्री। अब होता ये है कि ये मेटल का पीस ओपेक क्यों है, मेटल्स वाई मेटल्स आर ओपेक। होता ये है कि लेट्स सपोज हम कहते हैं हम इस मेटल पे कोई एक लाइट फॉल करवाते हैं। इस लाइट की कोई फ्रीक्वेंसी होगी, जिसको मैं F1 कह देता हूँ। अब होता क्या है, जब ये इस लाइट की फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है इस मेटल के साथ आगे स्ट्राइक करती है, तो होता क्या है कि यहाँ पे ये प्रोसेस होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं और वो इस फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करते हैं। यहाँ पे वाइब्रेशन इस तरह होनी शुरू हो जाती है कि ये फ्रीक्वेंसी, या इनको मैं कहता हूँ ये जो है, मैं ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की है फ्रीक्वेंसी, ये F2 है। तो वो इस लाइक फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करते हैं कि F1 इज इक्वल टू F2, मतलब जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वाइब्रेशन है उनकी फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर जाती है। तो आपको यही पता है कि जब दो फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर जाती हैं तो वो चीज लाइक हम उसको आर, मतलब इसी को आप यही कह सकते हैं कि इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से हम मेटल्स के आर पार नहीं देख सकते। तो ये एक सिंपल सा फिनोमेना था, इसमें कोई ऐसी कोई खास साइंस नहीं थी। अच्छा, सेकंड जो थी हमने बात की थी वो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। जस्ट राइट हियर द सेकंड थिंग वाज कि मेटल्स जो होते हैं वो लस्टर होते हैं, लस्टरिंग ऑफ मेटल्स। ये भी एक बहुत मजे का, मतलब इंटरेस्टिंग है। इसमें यह है कि जब भी हम आम देखते होंगे कि मेटल की जो सरफेसेस होती हैं वो शाइनी होती हैं। अब हम इसको देखते हैं कि फिजिक्स में इसके बारे में, फिजिक्स हमें क्या बताती है कि जो मेटल्स की सरफेस होती हैं वो शाइनी क्यों होती है। अब इसी तरह हम एक पीस ऑफ मेटल ले लेते हैं। हमारे पास अगेन एक मेटल का पीस है और इसी तरह इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। अब होता क्या है, सेम प्रोसेस हम करते हैं। हम एक लाइक लाइट को फॉल करवाते हैं मेटल के पीस के ऊपर। अब हो गया कि हमें पता है कि जब भी हम एनर्जी देते हैं, यहां से हमने क्या किया कि यहां से हमने एनर्जी दी, ये कोई एनर्जी आई मेटल के पीस पे स्ट्राइक की। तो अब होगा क्या कि इन इलेक्ट्रॉन्स को जब स्ट्राइक करेगी तो इलेक्ट्रॉन्स लेट्स सपोज फर्स्ट पहले ग्राउंड स्टेट में मौजूद थे। ये उनकी ग्राउंड स्टेट थी, मैं n इज इक्वल टू 1 कह देते हैं, ये आप कहते हैं ग्राउंड स्टेट है। तो अब होगा क्या कि इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है। तो यहाँ इस स्टेट पे लेट्स सपोज पहले कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद था, तो अब वो क्या हो जाएगा, वो अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़कर यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट में क्यों गया, क्योंकि उसको एनर्जी मिली थी। लेकिन जब आप इस लाइट को हटा देते हैं, इस सोर्स को हटा देते हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि यही इलेक्ट्रॉन जो पहले एनर्जी मिलने पर एक्साइटेड स्टेट में चला गया था, वो क्या होगा कि वापस डी एक्साइट होके ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। लेकिन सिर्फ डी एक्साइट नहीं होगा, बल्कि क्योंकि यहां से इसको एनर्जी मिली थी तब वो गया था। तो वो क्या करके जब वो डी एक्साइट होगा तो उसी सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट को जो है वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो ये जो लाइट रिलीज होती है, इसी यही हमें लाइट शो हो रही होती है कि एज ए फिनोमेना ऑफ लस्टरिंग हम इस लाइट को देख रहे होते हैं। तो क्या होता है, वो उसी फ्रीक्वेंसी की लाइट को जब रिलीज करता है तो हमें शाइनी सर्विस लाइक देखने को मिलती है मेटल्स के केस में। तो ये तो था ओपेसिटी ऑफ और लस्टरिंग के बारे में। तो अब हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट सम अदर प्रॉपर्टीज which are electrical conductivity and thermal conductivity. वो थोड़ी डेरिवेशन टाइप रहेगी, थोड़ा उसमें काम करेंगे हम डेरिवेशन से। तो हमें एक बात का पता है, talk about
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जैसे इस नाम से भी शो हो रहा है कि कोई मेटल्स है लाइक वो करंट को कितना कंडक्ट कर सकते हैं, कितने अच्छे कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो उस चीज़ को हम मैथमेटिकल इस चीज़ को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं करंट डेंसिटी से। हमें ये पता है कि जो करंट डेंसिटी है ये वो बराबर होता है सिग्मा ई के। सिग्मा इज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है और जे जो है वो कंडक्टिविटी है। तो करंट डेंसिटी जे हमने पढ़ते हैं, करंट डेंसिटी जो होती है वो करंट अपॉन एरिया इज इक्वल टू सिग्मा ई। और करंट जो होता है वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसको इस तरह में लिख सकते हैं, चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो Q अपॉन टी ए इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो हम यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो हम बाद में यूज करेंगे। यहाँ से सिग्मा की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो वो क्या आ जाएगी, Q अपॉन टी ई ए। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम कर लेते हैं, इसको हम बाद में यूज करते हैं। तो हमारे पास यहाँ से जो कंडक्टिविटी है वो हमारे पास आ जाती है Q अपॉन टी ई ए। टी यहाँ पे टाइम होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए जो होगा वो एरिया होगा। फिर वक्त हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, लाइक हम हमें एरोज वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम देखें, अगर हम बात करें एक्सेलरेशन के बारे में, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है एक्सेलरेशन अगर हम लिखें जो हम एफएससी में पढ़ते आ रहे हैं नॉर्मली, एक्सेलरेशन बराबर होती है ए इज इक्वल टू डी टू एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर। और हमें यही पता है कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ई ई अपॉन में एम। और ये रिलेशन मैंने लिखा है लाइक एफ इज इक्वल टू एम में से अगर आप निकालें तो यहाँ से ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। चलो अब मैं यहाँ से तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल है, ठीक है। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं इसी इक्वेशन को तो क्या होगा, अपॉन इंटीग्रेटिंग तो एक्सेलरेशन की जब इंटीग्रेशन करते हैं हम तो हमें वेलोसिटी मिलती है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या मिलेगा, डी एक्स अपॉन में डी टी। और इस साइड पे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, हम टाइम पे इंटीग्रेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, ई ई टी फॉर टी मतलब इंटीग्रेशन टाइम पे किसी टाइम आ गया, और अपॉन में एम प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की क्या वैल्यू आएगी, हम बात करें लेट्स सपोज जब स्टार्ट किया हमने तो स्टार्ट में हमारे पास क्या था, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। जब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो था तो उस टाइम कोई मूवमेंट नहीं थी, दैट मीन्स कि उस टाइम वी भी जीरो था। अब अगर टी इज इक्वल टू जीरो और वी इज इक्वल टू जीरो हम यहाँ पुट करें तो ये वी है और ये टी है, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स कि हमारे पास जो सी की वैल्यू आती है, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, उसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आती है, जीरो। अब इसी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास जो वेलोसिटी है बेसिकली v जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई ई टी अपॉन में एम। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई जिसमें हमने फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाली। अभी हम एक इलेक्ट्रॉन को लेके चल रहे हैं, अभी इसके बाद हम एवरेज वेलोसिटी में निकालेंगे, जिसमें तमाम सिस्टम के जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी। अगर हम एनर्जी की बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी। अब एक तो हमें एनर्जी का पता है कि काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि 1/2 mv² होती है, एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने जैसे बताया कि काइनेटिक एनर्जी होगी जो कि जिसकी वैल्यू होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 1/2 mv²। लेकिन अगर हम थर्मल फिजिक्स पढ़े या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ें तो उसमें हम पढ़ते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की वो बराबर होती है 3/2 kb t। इसमें t टेम्परेचर हो गया और जो kb है दैट्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब दोनों काइनेटिक एनर्जीज हैं तो हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज ये कोई अल्फा इक्वेशन है और ये इसको मैं बीटा कह देता हूँ।
तो मैं अगर अल्फा इज इक्वल टू बीटा कर लूँ तो क्या आएगा यहाँ पे 1/2 mv² इज इक्वल टू 3/2 kb। बेसिकली हम यहाँ से कर क्या रहे हैं, हम यहाँ से आप कह लें मैं एक रिलेशन निकालूंगा जो हम आगे यूज करेंगे। तो होगा क्या, यहाँ से 2 कट गया, mv² इज इक्वल टू 3 kb/t। अब यहाँ से हम ये कर लेते हैं कि mv इज इक्वल टू 3 kb/t अपॉन में v, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये 2 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ठीक है, अब यहाँ तक ये आ गया। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हमने यहाँ बात की थी वेलोसिटी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हमने ओवरऑल सब इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो वो क्या होगा। इसमें हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा एवरेज वेलोसिटी अगर हमने निकालनी हो, ये मैं डायरेक्ट रिलेशन लिखूंगा। हम अगर आप स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पढ़ें या वो, तो उसमें बहुत पूरी डेरिवेशन होती है इसकी, लेकिन क्योंकि हम इस कोर्स में ज़्यादा डेरिवेशन की डीप में नहीं जाएंगे, जो चीज़ हमें जरूरत है, तो हम अगर मैं डायरेक्ट लिखूँगा मुझे किसी भी चीज़ की वेलोसिटी या कोई भी चीज़ है उसकी मुझे एवरेज वैल्यू निकालनी हो, लेट्स सपोज वेलोसिटी की हम निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर टाउ, जिस चीज़ की हम एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं v dt, और डिवीजन में 0 से लेकर टाउ dt। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे v अंदर इंटीग्रेशन के अंदर v आ रहा है, और v कौन सा होगा, ये वाली वैल्यू हम इसकी इसमें डालेंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, v एवरेज इज इक्वल टू 0 से टाउ, v की वैल्यू क्या है, ई टी अपॉन में m dt 0, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। जब आप इस पर इंटीग्रेशन करेंगे 0 से टाउ तक, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो बेसिकली टाउ ही आएगा। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो टाउ आएगा। अब अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ 1 टाउ, इस पे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ई भी बाहर निकल आएगा इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन जो हो रही है वो टी पे हो रही है, तो ई अपॉन में एम ये बाहर आ जाएगा। जो इंटीग्रेशन होगी वो 0 से टाउ टी डी टी पे होगी, और जब हम इस पे इंटीग्रेशन करेंगे इस वाले फैक्टर पर, इस वाले पे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1/टाउ ई अपॉन में एम। इस पे इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास बेसिकली टाउ स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2 हमारे पास आंसर आएगा। तो ये टाउ और ये टाउ कैंसिल, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर यहाँ पे आएगा वो ई टाउ अपॉन में 2m। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक चीज जो है वो मैं थोड़ी डिफाइन करूंगा। यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास एक चीज आ रही है, मैं ये रिलेशन दोबारा ऊपर करके लिख लेता हूँ। तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी के जो डेरिवेशन में फॉर्म हमारे पास आया वो आया ई टाउ अपॉन 2m। अब हमारे पास इसमें ई इलेक्ट्रॉन, ई फॉर बड़ा ई जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, और 2 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें एक जो चीज आ रही है वो टाउ आ रही है। व्हाट इज टाउ? टाउ इज द मीन फ्री टाइम। अब मीन फ्री टाइम क्या है? अब टाउ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लाइक नॉट मीन फ्री टाइम, एक्चुअली द रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा कि लेट्स सपोज कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की 2 सक्सेसिव कोलियंस के दरमियान जो टाइम होगा ना, लाइक उसने एक कोलियन की देन दूसरी कोलियन की, तो 2 कोलियंस के दरमियान जो उसका टाइम होगा उसको क्या कहेंगे? रिलैक्सेशन टाइम। तो उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? लाइक मैं स्लाइड पर लिखता हूँ, डायरेक्ट ही हम इसको लिखेंगे, इसको हम डिराइव नहीं करेंगे। तो जो टाउ होगा दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन वी। तो ये जो टाउ है दैट इज अपॉन लैम्डा, और लैम्डा उसकी वेवलेंथ होगी और वी उसकी वेलोसिटी। अब अगर उस टाउ की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूँ तो मेरे पास क्या एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाता है? एवरेज वेलोसिटी ई अपॉन 2m। अब देखें टाउ दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन वी।
अब मैंने आपको बात की थी कि ये हम आगे आगे यूज करेंगे। देखिए अब हमें यहाँ पे एमवी की वैल्यू चाहिए, वो मैंने ऑलरेडी निकाली है। तो अगर हम एमवी की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें तो ई लैम्डा अपॉन 2 एम वी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 के बी टी अपॉन वी, मैं यहाँ पर ऊपर लिख लेता हूँ। तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी आ जाती है वो आ रही है ई लैम्डा वी अपॉन 6 के पी टी। तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन आ जाती है, और इसको मैं इक्वेशन नंबर ई लैम्डा वी अपॉन 6 के बी टी, और ये हमारे पास कहने को इक्वेशन नंबर 4 आ जाती है। तो यहाँ तक हमने इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी, उसकी एनर्जी क्या थी, उसके अलावा एक्सेलरेशन वगैरह, उसके बारे में बात की। अब मैं नेक्स्ट इसके बारे में बात करता हूँ, जो हम मेन पे जाएंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे करते हैं। लेट्स मूव टू द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम शुरू में लिखें, जैसे मैं लिखा था J इज इक्वल टू एन ई वी एवरेज। अब हमारे पास क्या है, एन इज द डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वी इज द एवरेज वेलोसिटी। तो हम सारी चीजें हमारे लिए नोन है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, J इज इक्वल टू एन ई वी एवरेज, दैट इज ई इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा वी एंड अपॉन 6 केबीटी, 6 केबीटी, ठीक है। तो अब अगर हम इसको मैं कंबाइन कर लेता हूं तो ये आंसर आ जाएगा एन ई स्क्वेयर ई लैम्डा वी अपॉन में 6 केबीटी। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आई है, ये हमारे पास वैल्यू है जे की, दैट इज द करंट डेंसिटी, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की तरफ जाना है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में शुरू में बताया था आपको, लाइक जे इज इक्वल सिग्मा ही होता है। तो हम यहाँ से कोशिश करते हैं कि हम कोई इस तरह की फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं इस इक्वेशन से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ई को अलग कर लेते हैं, यहाँ से हमारे पास ई आ रहा है, ई को अलग कर लेते हैं और बाकी सारी चीजें अलग लेते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जे इज इक्वल टू, यहाँ से देखें, एन ई स्क्वेयर ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको अलग करना है, लैम्डा वी अपॉन 6 केबीटी, 6 केबीटी इंटू ई। अब देखें वही फॉर्म बन रही है, J इज इक्वल टू समथिंग इंटू ई। जो समथिंग है उसको हम कांस्टेंट कह लेते हैं, ये जो है इसको हम कांस्टेंट कह लेते हैं, दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू J इज इक्वल टू सिग्मा ई, या आप इस तरह कह लें कि J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाएंगे तो हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा, और उस सिग्मा की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, सिग्मा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर लैम्डा वी अपॉन 6 के बी टी। तो अब देखें यहाँ से हमें एक और चीज मिल गई, हमने करंट डेंसिटी से उसमें एवरेज वैल्यूज डाल के हमने सिग्मा की वैल्यू जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है हमने वो निकाल ली, लेकिन हमें यहाँ से एक और चीज मिलती है, और वो हमें क्या मिलती है कि सिग्मा जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये भी हमने फाइंड आउट करना था। अब देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, साथ ही हमें उससे यही पता चल गया कि जो सिग्मा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ तक तो हमारा काफी काम हो चुका है, जस्ट सम एंडिंग पॉइंट्स, हम थर्मल कंडक्टिविटी तरफ मूव ऑन करेंगे। यहाँ तक हमारा थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में से या फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल क्लासिकली इसमें, जिसमें मैं लास्ट टाइम जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें कुछ प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया था हमने, एजम्पशंस थी उसमें, कुछ सक्सेस और कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो एज सुन एज पॉसिबल हम उसको आंसर करने की भी कोशिश करेंगे। अब लास्ट चीज रह गई हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी, जो कि बहुत ही आसान है। थर्मल
थर्मल कंडक्टिविटी, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है कि जैसे कोई भी मेटल है तो वो करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को कितना अच्छा कंडक्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि मेटल्स को अच्छे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं या बैड। इसी तरह अगर वो हीट की बात करें हम कि वो हीट को कितना अच्छा कंडक्ट करते हैं या नहीं करते, तो वो हमें क्या कहाँ से पता चलेगा, थर्मल कंडक्टिविटी से पता चलेगा। तो इसकी थोड़ी बहुत डेरिवेशन या मैथमेटिकल फॉर्म चेक करते हैं क्या होती है। तो अब लेट्स सपोज मेरे पास कोई यहाँ ड्रा कर देता हूँ। अब लेट्स सपोज मेरे पास कोई भी ना एक क्यूब है मेटल का, ठीक है। अब इसके डिफरेंट फेसेस हैं। अब मैं इस फेस की बात करता हूँ कि यहाँ से इस फेस से हीट इंटर हो रही है और इस फेस से हीट आउट हो रही है। तो इस फेस जिससे हीट इंटर हो रही है इसका टेम्परेचर हो गया T1 और जिससे आउट हो रही है इसका टेम्परेचर हो गया T2, ठीक है। अब यहाँ से जो इस बेसिकली जो इसकी विड्थ होगी आप कह लें वो x होगी, और इस फेस का जो ये फेस होगा इस फेस का एरिया a, और इसी तरह इस फेस का भी एरिया जो होगा वो a ही होगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक हीट को पास होने में जो x टाइम जो हमने बात की x की, इस x डिस्टेंस को कवर करने में हीट को जितना टाइम लगेगा वो होगा टाइम t, ठीक है। तो अब हम कुछ यहाँ पे रिलेशन होंगे जो हम डायरेक्ट यूज करेंगे, क्योंकि हमारे कोर्स में बेसिकली हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं ये क्या लें टॉपिक्स को ही कंक्लूड करें, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो अगर इन इन चीज़ों की डेरिवेशन में हम चले जाएं वो एक अलग कोर्स बनता है जिसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या थर्मल फिजिक्स की तरफ हम चले जाएं तो आती है। तो हमें ये पता है कि जो हीट एंटर होगी इस क्यूब के अंदर वो क्या होगी, दैट विल बी Q is directly proportional to K, the area dt upon dx and one more thing that is the time t। अब इसमें क्या है कि जो हीट इंटर हो रही है इस क्यूब के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके एरिया के, जो मैंने आपको बताया था इस फेस का एरिया a और इसी तरह इस फेस का भी एरिया a। dt अपॉन dx टेम्परेचर ग्रेडियंट, और टाइम उसको टाइम कितना लगा यहां से यहां तक जाने में। तो अब अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटाएं तो हमारे पास कोई कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट क्या आता है इसमें, माइनस के, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी a dt अपॉन dx इंटू टी। अब हम यहाँ पे कुछ चीजें अपने लिए सिंप्लीफाई करते हैं कि ये माइनस का साइन है, हम इसको इग्नोर करते हैं, लेट्स सपोज माइनस इस को इग्नोर करें, और हम ये भी कह देते हैं कि जो टाइम लगा 1 सेकंड और एरिया जो है वो हम कहते हैं 1 मीटर स्क्वायर कह लें या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कह लें, हम इसको 1 कहते हैं। टी इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1। हम अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान करते हैं, तो हमारे पास पीछे क्या चीज बच जाएगी, Q इज इक्वल टू माइनस खत्म के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डी टी अपॉन में डी एक्स, और साथ में एरिया नहीं आएगा, एरिया को हमने 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज बात जाएगी। अब हम अगर बात करें काइनेटिक, अगेन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक अगर हम हीट की बात करें जो एक फेज से निकल के दूसरे फेज में जा रही है, तो वो इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको हम कंपेयर करेंगे। तो उसके मुताबिक जो हीट क्यू होती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक 1/3 एन वी लैम्डा डी ई अपॉन डी एक्स, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब ये इसकी डेरिवेशन में ऐसे नहीं जा रहा क्योंकि ये एक अलग कोर्स है, डेरिवेशन करेंगे तो वो हमारा, क्योंकि हमने बेसिकली थर्मल कंडक्टिविटी को प्रूव करना है तो हम कुछ चीज़ें इसमें डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर इसकी डेरिवेशन देखें तो वो थर्मल कंडक्टिविटी में और थर्मल फिजिक्स में हम उसको प्रूव कर सकते हैं, वो एक अलग कोर्स है, उस पर जब हम काम करेंगे तो हम इसकी डेरिवेशन भी करेंगे उसमें। तो अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे आ रहा है इस इक्वेशन नंबर 1 में टेम्परेचर ग्रेडियंट, और इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो हमारे पास एनर्जी ग्रेडियंट आ रहा है। तो हमने इन दोनों इक्वेशनों को करना है कंपेयर। तो अगर हम इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, क्योंकि ये भी क्यू है हीट एंड ये भी क्यू है हीट, तो अगर मैं इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 कर लूँ तो क्या होगा, के डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 एन वी लैम्डा डी ई अपॉन में
डी एक्स। अब हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि आप इस इक्वेशन में देखें, एक टेम्परेचर ग्रेडियंट आ रहा है और हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्रेडियंट आ रहा है। तो हम ये करते हैं कि बैक टू द वैल्यू ऑफ एनर्जी, अगर हम एनर्जी को देखें, हमने पढ़ा था कि एनर्जी जो होती है वो बराबर होती है 3/2 के बी टी। तो अगर मैं दोनों साइडों पे डिफरेंशिएट कर दूं एक्स के लिहाज से, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन नंबर 3 या 4 कहते हैं उसको, ठीक है। तो डी ई अपॉन में डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 3/2 कॉन्स्टेंट के बी कॉन्स्टेंट डी टी अपॉन डी एक्स। अब देखें, अब ये मैं इसको, ये जो डी ई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है ये मुझे कहाँ पुट करनी है इक्वेशन नंबर 3 में। तो हमारे पास अल्टीमेटली हम कहाँ पे जा रहे हैं, हम के की वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। तो डी ई अपॉन डी एक्स उसकी वैल्यू हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, पुट इन 3। तो के डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 एन वी लैम्डा, 1/3 एन वी लैम्डा, और डी ई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो कि हमारे पास आई है 3/2 के बी डॉट 3/2 के बी डी टी अपॉन डी एक्स। अब देखें यहां से कुछ चीजें कटिंग होंगी दोनों साइडों से, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट दोनों साइडों से खत्म, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, इजी हो गया काम। और हमारे पास बचा क्या, हमारे पास जो हमें वैल्यू चाहिए थी के की, के इज इक्वल टू एन वी लैम्डा के बी 1/3 एन वी लैम्डा के बी, ये लेंगे, ये हमारे पास जो के की वैल्यू चाहिए थी हमें वो आ जाती है। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू भी आ गई, थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, लस्टरिंग के बारे में हमने बात कर ली, हमने मेटल्स ओपेक क्यों होते हैं उसके बारे में बात कर ली। लास्ट एक छोटी सी चीज रह गई जो मैंने लास्ट टाइम बताई थी, हमने एक लॉ के बारे में पढ़ा था, दैट वाज वेटमैन्स लॉ। वो बहुत आसान है, बस उसके बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी की डेरिवेशन से ही वो लॉ भी प्रूफ हो जाएगा। अब अगर मैं इनकी वैल्यू लिखूं, वेटमैन्स लॉ, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए मुझे दो वैल्यूज चाहिए। पहली मुझे वैल्यू चाहिए सिग्मा, सिग्मा दैट वाज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसकी वैल्यू क्या थी, एन ई स्क्वायर वी लैम्डा अपॉन 6 के बी टी, इसको मैं कहता हूँ ए। और दूसरी मुझे चाहिए थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू जो कि हमने अभी डिराइव की, दैट वाज 1/2 एन वी लैम्डा के बी, ठीक है। तो जो वेटमैन्स लॉ है बेसिकली ये रेशियो है थर्मल कंडक्टिविटी अपॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो मैं थर्मल कंडक्टिविटी अपॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो क्या करना है, सिंपल इज दैट कि इसके नीचे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम डिवाइड कर देंगे। तो इस वैल्यू को हमने डिवाइड करना है, तो एन ई स्क्वायर वी लैम्डा, और ये 6 के बी टी है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे 6 के बी टी। तो अब कटिंग कहाँ पे होगी, देखें, एक तो वी लैम्डा से खत्म, और देखें चीजें, बेसिकली ये 2 जो है ये भी से खत्म हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आता है के अपॉन सिग्मा का फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 3, दैट इज 3 के बी इंटू के बी का स्क्वायर अपॉन नीचे जो है वो एन ई स्क्वायर है, और एन से भी एन कट जाएगा तो ई स्क्वायर ये आ गया, और साथ में बचता है टी। तो के अपॉन सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो ये क्या है, वेटमैन्स लॉ यही तो है कि के अपॉन सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो यहाँ पर हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल था क्लासिकली, जिसको हमने स्टार्ट में लॉरेंट्ज मॉडल भी कहा था, ये सारा काम क्लासिकली हुआ था, बहुत से इसमें ड्रॉबैक्स भी थे। अब इसमें
नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो क्वांटम मैकेनिकली डील करेंगे इसको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, और देखेंगे उसमें क्या ड्रॉबैक्स कितने जो किस हद तक ख़त्म हो जाते हैं। इस थ्योरी ने ये थ्योरी इसलिए भी सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि इस थ्योरी ने, ये बेसिकली हम पढ़ रहे सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है, या कंडेंस मैटर कह लें, तो उसमें हम मेटल्स, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स सब के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये थ्योरी कुछ स्पेसिफिक मेटल्स को लेके चली थी, उनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया था। तो इसलिए ये थ्योरी काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि सक्सेसफुल नहीं रही थी। हमें एक ऐसी थ्योरी की जरूरत थी जो सेमीकंडक्टर्स को भी एक्सप्लेन करती, जो कंडक्टर्स को भी एक्सप्लेन करती, जो इंसुलेटर्स को भी एक्सप्लेन करती, जो एनर्जी बैंड जो बनते हैं सॉलिड में उनको भी एक्सप्लेन करती, डिफरेंशिएट करती बेसिकली, सो इंसुलेटर्स के दरमियान में, कंडक्टर्स के दरमियान में, मेटल्स के दरमियान में, सेमीकंडक्टर्स के दरमियान में। तो खैर से वो नहीं हो सकती, लेकिन नेक्स्ट जैसे जैसे आगे हम क्वांटम मैकेनिकली 1D 3D देन आगे जो मॉडल्स आएंगे उनको पढ़ेंगे, तो आस्ता आस्ता जो हम चीज़ चाह रहे हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन सेमीकंडक्टर्स के बारे में, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स के बारे में, या बैंड्स के बारे में हम स्टडी करना चाह रहे हैं, कौन से अलाउड हैं, कौन से फॉरबिडन होंगे, तो वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो अगर तो आपने इससे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आई विल रिकमेंड यू कि प्रीवियस लेक्चर आप देखें, तब आपको ये चीज़ें जो मैंने आज डिलीवर की ये बहुत अच्छे से समझ आएंगी। तो कीप वॉचिंग फिजिक्स विद UAT। थैंक यू।